अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, मुझे अब आपकी आवाज आ रही सर मेरे ना दो क्वेश्चन थे। एक तो लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है, और है। दूसरा वो शेयर स्ट्रेन की जो इक्वेशन थी ना वो वाला। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, कौन सा पॉइंट? लेटेस्ट पॉइंट। लेटिस पॉइंट। ये पूछ रही हैं आप? यस सर। अच्छा, वैसे आपकी किताब में तो इसका जिक्र नहीं है। बेसिकली क्रिस्टल लेटिस का जिक्र है। तो किसी भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो ये हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर है। ये आपकी आपके पेपर में तो नहीं आएगा, वैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन लेटिस पॉइंट आपके पेपर में नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एटम्स होते हैं। जैसे ये मैं डॉट्स बना रहा हूं तो ये एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रिस्टल है फॉर एग्जांपल आपके पास। तो इस क्रिस्टल में जिस जिस पॉइंट पर आपको एटम मिलेगा ना, उसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। जैसे यहाँ पर आपको एक एटम मिलेगा, तो इस पॉइंट का नाम आप रख देंगे लैटिस पॉइंट। इसी तरह यहाँ पर एक एटम मिलेगा, तो इसका नाम आप रख देंगे लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट का मतलब है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जिस जगह पर एटम पड़ा होता है उसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। समझ आ गई है बेटा बात? यस सर। और दूसरा, किसकी इक्वेशन आपको समझ में नहीं आई थी? सर शेयर स्ट्रेन की। शेयर स्ट्रेन। अच्छा, शेयर स्ट्रेन की इक्वेशन देख लेते हैं। नहीं सर, मुझे सारा समझ आ गया था। वो जो था ना, शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा उन्होंने थीटा की इक्वल कर लिया था फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू। जी जी जी, वो बिल्कुल। वाला पार्ट समझ में आ गया। मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास जो शेयर स्ट्रेन है उसका ताल्लुक होता है शेप के साथ। कितनी शेप चेंज हुई है। अब आपको पता है किसी भी तरह का जो स्ट्रेन होता है, सॉरी, वो होता है चेंज ओवर ओरिजिनल। तो यहां पर हमारे पास आएगा चेंज इन शेप डिवाइड बाय ओरिजिनल शेप। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके पास बन जाएगा शेयर स्ट्रेन। तो ये बनेगा चेंज इन शेप डिवाइड बाय ओरिजिनल शेप। चेंज इन शेप को हमने कहा था डेल्टा ए, और ओरिजिनल शेप को हमने कहा था ए। अब मैंने आपको ये बताया था कि एडवांस लेवल में डेरिवेशन के बाद डेल्टा ए ओवर ए इक्वल आता है टेन थीटा के। अगर आप डेरिवेशन करो तो डेल्टा ए ओवर ए आता है टेन थीटा के। अब जो आप बात कर रही हैं ये भी आपकी किताब में नहीं लिखी। मेरा ख्याल है कि गाइड आप ऐसी इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं। फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर आप बहुत छोटे एंगल की बात करें, तो बहुत छोटे एंगल पे बेटा जो नहीं सर, ये दोनों पॉइंट बुक में लिखे हुए हैं। अ, देखिए, मैंने तो नहीं देखे, चले मैं देखता हूँ। अच्छा, फिलहाल मैं समझा देता हूँ आपको कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल के ऊपर टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है ना, जैसे टेन ऑफ 1 डिग्री है। जस्ट अ मिनट, ये मेरा टैब डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, तो अगर आप टेन 1 डिग्री लें, ठीक है जी, तो इसका आंसर बिल्कुल उतना ही आता है जितना एंगल थीटा का होता है। मतलब जैसे ही आपका एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो आपका एंगल, उसका टेंजेंट बिल्कुल थीटा के इक्वल आता है। जैसे आपका टेन ऑफ 1 डिग्री है ना, तो अब इधर 1 डिग्री है आपका, तो टेन ऑफ 1 डिग्री लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री के इक्वल ही आएगा। इसी तरह अगर आप टेन ऑफ 2 डिग्री लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री के इक्वल ही आएगा। मतलब टेन थीटा छोटी वैल्यू के लिए थीटा के इक्वल होता है। ये आप कैलकुलेटर पे वेरीफाई भी कर सकती हैं कि टेंजेंट किसी भी छोटे एंगल का टेंजेंट लेंगी तो वो उसी एंगल के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। जैसे इस केस में ये तकरीबन 1.009 कुछ इस तरह से बनेगा। तो अप्रोक्सीमेटली वो उस एंगल के इक्वल होता है।
तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि हम इस टेन थीटा को यहां से रिमूव करके ये कह देते हैं कि डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल टू टेन थीटा, और बहुत छोटे एंगल के लिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ थीटा कह देते हैं। अब होता क्या है कि ये आपके पास एक दीवार थी, आपने यहां पर इसके ऊपर लगाया स्ट्रेस, जिससे इसके अंदर पैदा हुआ स्ट्रेन, और ये खिसक कर इधर चली गई। तो अब इसके अंदर कितना स्ट्रेन पैदा हुआ है वो आप इस एंगल से मालूम कर सकते हैं, अगर एंगल बहुत छोटा है। क्योंकि यहाँ पर देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन है वो किसके बराबर आ गया, थीटा के। तो अगर 20 डिग्री एंगल है, मतलब ये तो बड़ा एंगल है ना, लेट से 2 डिग्री एंगल शिफ्ट हुआ है, तो फिर स्ट्रेन भी उस हिसाब से 2 ही होगा। स्ट्रेन की वैल्यू भी 2 होगी, यूनिट होता नहीं है उसका कोई, तो स्ट्रेन की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। बेटा मुझे बताओ, अब बात समझ आ गई है? यस सर। और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। अच्छा चलिए, ये दोनों बातें, हाँ ये डायग्राम में बना हुआ है लैटिस पॉइंट एक। यस सर। हाँ तो ये वही है जहां पर एटम पड़ा होता है आपका। मैंने ये चीज नोट नहीं की थी वैसे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये चीजें वैसे मैंने पढ़ी थी। हाँ ठीक है, ये भी थीटा की इक्वल लिखा हुआ है। चलें, ये दोनों चीजें मैंने नोट नहीं की थी। तो इसका सिंबल होता है गैमा, और यहाँ पर गैमा आपके पास थीटा के इक्वल आ गया, तो ये भी लिखा हुआ है गैमा इज इक्वल टू थीटा। चलें जी, तो ये तो बात होगी क्लियर। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है हिस्टैरिसीस लॉस एंड हिस्टैरिसीस लूप। बेटा सारी बातें क्लियर है ना? अब हम पढ़ सकते हैं हिस्टैरिसीस लूप। यस सर। तो आर्टिकल है बेटा हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस एंड हिस्टैरिसीस लूप। इस पूरे चैप्टर में सबसे टेक्निकल आर्टिकल जो मुझे लगता है बच्चों को समझने में मुश्किल हो सकती है, वो यही वाला आर्टिकल है। तो इसलिए आपने इसको बहुत तवज्जो से समझना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स हैं और कुछ चीजें इमेजिन करना मुश्किल हो सकता है। तो आपने इमेजिनेशन अपनी जरा स्ट्रांग रखनी है, और अटेंटिव रहना है, सिर्फ जागते रहना है, तो आपको लेक्चर खुद ही समझ में आ जाएगा। बेटा आपके पास ये एक स्पेसिमन है, यानी मेरे पास कोई ये चीज है, कोई मेटल है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूं। आपको मैंने बताया था कि हर मटेरियल के अंदर डोमेन्स होती हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं जो एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। तो इस स्पेसिमन के अंदर भी बहुत सारी डोमेन्स पाई जाएंगी। तो लेट से कि जब ये डीमैग्नेटाइज है, यानी अभी मैंने इसको मैग्नेटाइज नहीं किया, तो इसकी सारी डोमेन्स कुछ इस तरह से पाई जाती हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शन में इनकी डोमेन्स पाई जाती हैं। तो जब आप इसको डीमैग्नेटाइज अभी नहीं किया आपने, मतलब आपने इसको मैग्नेटाइज नहीं किया, सॉरी, तो इसकी डोमेन्स आपको हर डायरेक्शन में पाई जाएंगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि फिलहाल अगर आप इस स्पेसिमन को देखें, तो इस स्पेसिमन की जो डोमेन्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड है। द डोमेन्स ऑफ दिस स्पेसिमन आर रैंडमली अरेंज्ड डोमेन्स। अब चूंकि ये रैंडमली अरेंज्ड डोमेन्स हैं, इस बात का क्या मतलब है? बेटा चूंकि ये रैंडमली अरेंज्ड डोमेन्स हैं, तो क्या इसके अंदर कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी क्या इसकी कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? बेटा बताएं जरा आप। नो। जी, इसकी कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में अगर हम गौर करें, तो हमारा ये जो स्पेसिमन है, इस स्पेसिमन की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी इस वक्त इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, वो जीरो होगी, क्योंकि इस वक्त इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आपने किसी भी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करना है, तो आपको करंट देना पड़ेगा। तो बेटा इसको मैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट मैं दूंगा, उस करंट का नाम मैं रखूंगा मैग्नेटाइजिंग करंट। तो किसी भी अनमैग्नेटाइज्ड या डीमैग्नेटाइज्ड स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट हम देते हैं बेटा, उस करंट का नाम है मैग्नेटाइजिंग करंट। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटाइज कर देता है। तो बेटा जब आप मैग्नेटाइजिंग करंट दोगे, तो मैग्नेटाइजिंग करंट देने से इसकी जो डोमेन्स हैं वो रेगुलरली एक खास डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगी, सारी डोमेन्स। यानी अब मैं ये कहूंगा कि ये जो हमारा स्पेसिमन है, दिस इज मैग्नेटाइज्ड, ये मैग्नेटाइज्ड हो चुका है।
अच्छा, अब मैग्नेटाइज हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डोमेन्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज हो चुकी हैं, प्रॉपरली अरेंज डोमेन्स। अब चूंकि डोमेन्स प्रॉपरली अरेंज्ड है, इसका मतलब है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, यानी इसकी ओवरऑल एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और हम यहाँ पर ये कहेंगे कि चूंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हम कहेंगे कि इस केस में हमारे इस स्पेसिमेन की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक वक्त में इसमें से गुजरती हैं किसी खास एरिया में से, वो जीरो नहीं होगी, जीरो से ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी ग्रेटर देन जीरो। इस केस में हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो से ज्यादा होगी। अच्छा, यहां तक तो कहानी बड़ी सिंपल है कि आपके पास एक स्पेसिमन था, और स्पेसिमन आपका उसके अंदर जितनी भी डोमेन्स थी वो रैंडमली अरेंज डोमेन्स थी, अलग अलग तरीके से डोमेन्स अरेंज थी। तो जो कि ये सारी डोमेन्स रैंडमली अरेंज थी, इन सबकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बनेगी जीरो। जब आप इसको करंट लगाएंगे जो कि एक मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, तो मैग्नेटाइजिंग करंट लगाने की वजह से ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, और मैग्नेटाइज होगी तो इसका मतलब है कि सारी अरेंज की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर हो जाएगी, तो प्रॉपरली अरेंज डोमेन्स। और ऐसा करने पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो से ज्यादा होगी, यानी अब इसके पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। जिस तरह एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरह इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। नाउ आगे चलते हैं। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये हम डीसी भी दे सकते हैं और एसी भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों केसेस में फर्क पड़ जाएगा। जब हम डीसी देंगे तो फर्क पड़ जाएगा, जब हम एसी देंगे तब भी फर्क पड़ जाएगा। किस तरह फर्क पड़ेगा, पहले ये जरा फर्क देख लेते हैं। तो बेटा, जब आप डीसी करंट दोगे तो उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, यानी वो फॉरवर्ड ही फ्लो करता है, सिर्फ बैकवर्ड नहीं फ्लो करता। तो क्या होगा कि सारी जो डोमेन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगी, सारी डोमेन्स की डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन बेटा, अल्टरनेटिंग करंट में या एसी करंट में ऐसा नहीं होता। एसी करंट में करंट पहले जीरो होता है इस मकाम के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता 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 मैक्सिमम हो जाता है, फिर कम होने लग जाता है, और कम होकर फिर जीरो हो जाता है, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, और मैक्सिमम होने के बाद फिर कम होकर जीरो हो जाता है। तो यहां पर देखो, यहां पर करंट पॉजिटिव मैक्सिमम था और इस मकाम पर करंट नेगेटिव मैक्सिमम था। अगर आप जीरो से यहां की तरफ जाओ तो करंट बढ़ता है, और पॉजिटिव से यानी मैक्सिमम से आप नीचे की तरफ आओ तो करंट कम होता है। यहां पर करंट फिर जीरो हो जाता है, और यहां से अगर आप नीचे की तरफ जाओ नेगेटिव की तरफ तो करंट फिर बढ़ता है। यहां पर करंट मैक्सिमम हो जाता है, और ऊपर की तरफ जाओ तो करंट फिर कम होता है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है कि करंट ज्यादा कब होता है और कम कब होता है। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं, सो इसको याद रखिएगा। जब आप जीरो से मैक्सिमम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो करंट इंक्रीज होता है, और मैक्सिमम पॉजिटिव से फिर जीरो की तरफ आते हैं तो करंट डिक्रीज होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, मैक्सिमम से जीरो पर आओगे तो करंट डिक्रीज ही होगा। फिर जीरो, यहां पर ये जीरो है, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाते हो तो करंट इंक्रीज होता है, और नेगेटिव मैक्सिमम से अगेन जीरो की तरफ आते हो तो करंट डिक्रीज होता है। ये याद रखिए। अब ये बात क्यों बताई है, आप गौर करें। अगर मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, लेट्स से कि ये मेरे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में जो चीजें लूंगा मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इस ग्राफ में कुछ इस डायरेक्शन पे मैं लेता हूं मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी वो करंट जो मैंने दिया हुआ है मैग्नेटाइज करने के लिए। और इस डायरेक्शन में मैं लेता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि बी। बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बेटा, शुरू में देखो, क्या कोई डोमेन अरेंज थी? नहीं थी। तो शुरू में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी थी? जीरो। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा जीरो से, क्योंकि शुरू में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो थी और करंट तो अभी मैंने दिया ही नहीं था इस मकाम पर। इस डायग्राम में ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है यानी कि जीरो है, जैसे ये इस डायग्राम में देखो जीरो है, और ना ही मैंने करंट दिया, तो करंट भी जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो। अब मैं जैसे जैसे इसको करंट दूंगा, ये डोमेन्स अरेंज होने लग जाएंगे। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स अरेंज होने लग जाएंगी। तो जैसे जैसे मैं इसको करंट दूंगा, तो करंट देने से क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये देखें, ये मैंने करंट दिया, करंट देने से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हुई, और एक वक्त आएगा यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। बेटा, ये जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी सारी की सारी डोमेन्स अरेंज हो जाती हैं,
अब ये बात बेटा याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, और यहां पर पहुंचने के बाद मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम जहां पर भी होगी बेटे, उस पॉइंट को आपने याद रखना है, सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन का क्या मतलब है? सैचुरेशन का मतलब है कि आपका स्पेसिमन प्रॉपर मैग्नेटाइज हो चुका है। आपका स्पेसिमन सारा का सारा मैग्नेटाइज हो चुका है, सारी की सारी डोमेन्स अरेंज हो चुकी हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे करंट इंक्रीज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी। और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, उस पॉइंट का नाम है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है सारी की सारी डोमेन्स अरेंज हो चुकी हैं। आपका जो मैग्नेट है, सॉरी, आपका जो मटेरियल है, वो प्रॉपरली मैग्नेटाइज हो चुका है। बेटा बात यहां तक सारी समझ आ गई है? यस सर, बस ये बता दें ये डीसी करंट था। अपना क्वेश्चन एक दफा रिपीट कीजिएगा, आवाज कट गई थी बेटा आपकी। सर जो आपने करंट बताया था ये डीसी करंट था। अ, बेटा ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, ये एसी है। और डीसी जो है वो स्ट्रेट फ्लो करता है। ओके थैंक यू सर, बस ये पूछना था। हाँ, तो जो डीसी है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और अल्टरनेटिंग करंट देखो ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, यानी मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है, जबकि डीसी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऊपर नीचे नहीं जाता, ऊपर नीचे अल्टरनेटिंग करंट जाता है। अच्छा, अब ये ग्राफ में सैचुरेशन आ चुकी है, यानी आपकी ये जो सारी की सारी डोमेन्स है ना, ये प्रॉपरली अरेंज हो चुकी हैं। अब ना ये जो डोमेन्स हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह है। जैसे ही इनको कुर्सी मिलती है, ये चिपक जाते हैं कुर्सी के साथ, और फिर कुर्सी को आसानी से नहीं छोड़ते। यानी कुर्सी के साथ चिपक जाते हैं और आसानी से नहीं छोड़ते। बेटा यही चीज ये डोमेन्स भी करती हैं। जैसे ही इन डोमेन्स को कुर्सी मिलती है, यानी ये डोमेन्स अरेंज होती हैं, इनकी एक खास डायरेक्शन बनती है, तो ये अकड़ जाती हैं। ये कहती हैं लो, अब तो हमने नहीं वापस जाना, हम क्यों जाएं वापस। जिस तरह पाकिस्तानी सियासतदान कुर्सी के साथ चिपक जाता है, ये भी चिपक जाती हैं। ये कहती हैं लो जी, हमने अब इतनी आसानी से वापस नहीं जाना। यानी ये जब अरेंज हो जाती है ना, तो फिर ये रैंडम होने के लिए, अपनी शक्ल इस तरह से रैंडम करने के लिए तैयार नहीं होती। ये रिजिस्ट करती हैं इस बात को। ये कहती हैं लो जी, हमने नहीं होना, हमने अपने आप को डी अरेंज नहीं करना, हमने अरेंज ही रहना है। बेटा ये जो इनकी सलाहियत है ना, एक एक तरह का इनर्शिया है इनके अंदर, जिद है। ये अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, ये अपनी अरेंजमेंट नहीं छोड़ना चाहते एक दफा जब ये अरेंज हो जाते हैं। तो बेटा इस बात को कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। जब डोमेन्स एक दफा अरेंज हो जाती हैं, तो डोमेन्स एक रिटेंटिविटी की सलाहियत में चली जाती हैं, यानी वो अपने आप को एक ही हालत में रखना चाहती हैं, यानी अरेंज हालत में रहना चाहती हैं। अपने आप को डी अरेंज नहीं करना चाहती, अपने आप को रैंडम नहीं करना चाहती। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जी टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स टू स्टे अरेंज्ड। तो ये जो डोमेन्स हैं, ये अरेंज रहने की टेंडेंसी रखती हैं, यानी वापस से रैंडमाइज नहीं होना चाहती। बेटा मुझे बताओ, क्या ये रिटेंटिविटी वाली बात समझ में आ गई, या फिर ही आगे ग्राफ समझ में आएगा? यस सर, समझ आ गई है। अच्छा, अब ना जरा गौर करना है तवज्जो से बात के ऊपर, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। बेटा देखो, जब मैंने इसको करंट दिया, करंट इंक्रीज किया, जैसे पहले करंट था यहां पर जीरो पर, करंट इंक्रीज हुआ और यहां तक आ गया। ये एक दफा फिर देख लो ग्राफ के अंदर, ये अल्टरनेटिंग करंट है, यहां पर जीरो था, तो यहां पर भी देखो क्या था, जीरो। जैसे करंट इंक्रीज हुआ, मतलब यहां से करंट बढ़ते 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 इधर आ गया मैक्सिमम, तो आप देखो कि इसकी भी सैचुरेशन आ गई। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रही है और मैक्सिमम हो गई है इनका आपको। अब यहां पर देखो, यहां से करंट क्या हो रहा है, कम। मतलब इस पॉइंट से शुरू हो तो कम हो रहा है, कम हो रहा है, और यहां पर फिर क्या हो रहा है, जीरो। तो अब चूंकि जीरो से जब स्टार्ट हुई थी और मैक्सिमम पर गई थी, तो ये ग्राफ भी जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पर चला गया था। तो अब जब मैक्सिमम से जीरो पर आएगी,
तो अब इस ग्राफ को मैक्सिमम से जीरो पर आ जाना चाहिए यहाँ पर। लेकिन मैंने अभी बताया कि ये जो डोमेन्स हैं, अब ये अरेंज हो चुकी हैं। अब ये अपने आप को अरेंज ही रखेंगी। अब इनके अंदर टेंडेंसी अरेंज रहने की। तो क्या होगा कि जब आप इसका ग्राफ दोबारा से ड्रॉ करोगे, तो ये वापस जीरो पर नहीं आएगा। ऐसे नहीं होगा। बल्कि इन डोमेन्स के पास अपने आप को अरेंज रखने की एक सलाहियत है। तो ये ग्राफ कुछ इस मकाम के ऊपर आएगा। तो पहले ग्राफ यहां से ऊपर गया, लेकिन फिर वापस जीरो पर नहीं आया, क्योंकि डोमेन्स अपनी जगह पर पक्की हो गई। उन्होंने कहा हमने तो वापस जीरो पर जाना ही नहीं है। उनके अंदर सलाहियत आ गई अरेंज रहने की। तो बेटा ये जो अरेंज रहने की सलाहियत है, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। इसलिए ग्राफ में इस पॉइंट का नाम हमने रखा हुआ है आर। मतलब ये रिटेंटिविटी है। रिटेंटिविटी का एक और नाम भी होता है, वो भी याद रख लीजिएगा। रिटेंटिविटी को और क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी को रिमेनेंस भी कहते हैं। रिमेन का मतलब होता है ना रह जाना। तो रिमेनेंस मतलब डोमेन्स अपनी जगह पर रह जाती हैं, कहती हैं हमने वापस नहीं जाना। इसको कहते हैं रिमेनेंस। ये रिटेंटिविटी का बेटा दूसरा नाम भी याद रखिएगा। तो बेटा अब गौर कीजिएगा, ग्राफ के अंदर हमारा करंट कहां तक पहुंचा था। हमारा करंट यहां से शुरू हुआ था, यहां गया था। तो ये स्टार्ट वाली लाइन बनी थी, ये वाली। उसके बाद हमारा ग्राफ करंट वाला पॉजिटिव से आया था यहां पर। तो ये लाइन बन गई थी, ये जिसको हमने रेजिस्टिव सॉरी रिटेंटिविटी कहा है या रिमेनेंस कहा है। अब बेटा देखो, करंट जीरो से कहाँ की तरफ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ। मैक्सिमम फिर बढ़ रहा है ना, मैंने कहा था यहां पर करंट बढ़ेगा। तो जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो बढ़ेगा करंट। अब जब करंट बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर से वही होगा जो ये स्टार्ट वाले साइकिल में हुआ था। ये यहां से वापिस आएगा। अब चूंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो ना, पहले ऊपर वाला पॉजिटिव साइकिल था, नीचे वाला आ गया अब नेगेटिव। अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब अगर करंट पहले ऐसे फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो अब करंट ऐसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन। तो जब करंट ऑपोजिट फ्लो करेगा तो डोमेन सारी ऑपोजिट जाएंगी। और एक वक्त आएगा कि जब यहां पर आ जाए। अब ये जीरो वाला पॉइंट है। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जीरो को शो करती है, दिस लाइन। ये जीरो को शो करती है। इसका मतलब है ये फिर जीरो पर आ गया। मतलब सारी डोमेन्स फिर से रीअरेंज हो गई, रैंडमाइज हो गई। तो बेटा यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फिर से जीरो हो गई। तो बेटा जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाए, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगेन जीरो हो गई इस पॉइंट के ऊपर। तो बेटा जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फिर से जीरो हो जाए, इस पॉइंट का नाम है कोर्सिविटी। कोअर्सिविटी क्या कहते हैं इसको? कोअर्सिविटी। और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी फॉर कोअर्सिविटी। तो अब जरा गौर से सुन लो एक दफा सारी कहानी। आप जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रहे थे, जस्ट अ मिनट, आप जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करते जा रहे थे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही थी। और एग्जैक्ट इस पॉइंट पर सैचुरेशन आ गई। फिर आपका करंट कम हो रहा था तो ये भी कम हो रही थी, लेकिन जीरो पर नहीं आएगी क्योंकि अब टेंडेंसी है टू स्टे अरेंज। तो अब ये जीरो पर तो नहीं आएगी, लेकिन नीचे जाएगी, तो ये यहां पर आ गई। इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। अब करंट नेगेटिव में चला गया इस स्टेज पर, तो यहां पर ये और कम होगा, और एक वक्त आएगा सब कुछ जीरो हो जाएगा फिर से। जब सब कुछ जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब जीरो हो गई। और बेटा जिस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाती है, इस पॉइंट को आप कहते हो कोएर्सिविटी। बेटा मुझे बताओ, यहां तक सारी बात क्लियर है? सर, ये जो हमने पढ़ा था कि इसमें रिटेंटिविटी आ जाती है, तो वो वापस जीरो क्यों हुई अगर उसके पास टेंडेंसी आ गई है कि वो अरेंज ही रहे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मुझे बताओ कि इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या हमने ये वाला करंट इस्तेमाल किया था? यस। अच्छा, अब हमने यही करंट बैक किया वापिस, तो इसको जीरो पर आ जाना चाहिए था ना। मतलब अगर आपने 2 एम्पेयर दिया था स्टार्ट में, और ये यहां से यहां चली गई, और आप 2 एम्पेयर कम करो अब, तो इसको कहां पर आना चाहिए था? जीरो पर। मतलब जैसे ये गई थी लाइन, वैसे ही आनी चाहिए थी वापस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लाइन गई तो सीधी, लेकिन यहां पर जाकर आपकी डोमेन जकड़ गई। उन्होंने कहा हमने तो जाना नहीं है, वापस कर लो जो करना है। तो आपने कहा ठीक है हम कर लेते हैं, हम करंट डिक्रीज करेंगे। तो आपने करंट डिक्रीज करना शुरू किया। लेकिन ग्राफ को जाना इधर चाहिए था जीरो पर। लेकिन चूंकि ये डोमेन्स
कुर्सी पर जम के बैठ चुकी थी, तो उन्होंने कहा अब हम जीरो पर नहीं जाएंगे, तुम जोर लगा लो, हम कम हो जाएंगे लेकिन जीरो पर नहीं जाएंगे। तो देखो, जितने करंट में ये जीरो से मैक्सिमम हुई थी, उतने करंट को कम करने में ये जीरो नहीं हुई, बल्कि बहुत ऊपर गई है, ये यहां पर आया वैल्यू। अब आप देखो कि ये पहला साइकिल था, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपका ये सारा वाकया हुआ, ये वाला, ये इतना हादसा इतने इलाके से के करंट से हुआ। हालांकि इसको इतने इलाके में ही ऊपर चले जाना चाहिए था सैचुरेशन पे, और इतने इलाके में ही इसको जीरो पर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसको जीरो पर लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ये वाला करंट लगाना पड़ा है। ये वाला करंट आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ा है इसको जीरो पर लाने में। ये जो जीरो पर लाया ना करंट, ये ऊपर वाला नहीं है बल्कि ये नीचे वाला है। तो ये एक्स्ट्रा लगा है ना। एक्स्ट्रा क्यों लगा है? क्योंकि हमारी डोमेन्स के पास अरेंज रहने की टेंडेंसी थी। जितने करंट से वो ऊपर गई थी, वो उतने करंट से वापस नहीं आना चाह रही थी, इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा करंट लगाना पड़ा है इनको वापस लाने में। जी बेटा, अब आपको बात समझ आई या और तरीके से बताऊं? नहीं सर, समझ आ गई, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास यहां पर इस मकाम के ऊपर करंट यहां पर आ चुका है इस जगह पर। अब जारी बात है, करंट ने इंक्रीज डिक्रीज होना है इस जगह पर, यहां से यहां तक। तो जब करंट डिक्रीज हुआ था तो क्या हुआ था? ये वापस आई थी, तो यहां से ये फिर वापस जाएगी इधर को, कुछ इस तरीके से। जैसे यहां पर हमने करंट डिक्रीज किया था तो ये वापस को आई थी ना, बिल्कुल इसी तरह जब करंट डिक्रीज होगा तो ये वापस को जाएगी। और जब फिर करंट इंक्रीज होगा, अब जरा गौर करनी है बात, अब जब करंट डिक्रीज होगा, आप मैक्सिमम करंट डिक्रीज करोगे तो यहां पर फिर मैक्सिमम डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रेंज हो जाएंगी। यानी पहले ये सारी डोमेन्स इस डायरेक्शन में गई थी क्योंकि करंट इधर को था। अब जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये सारी डोमेन्स इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी, कुछ ऐसे करके। तो जब सारी डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रेंज हो जाएंगी, जैसे देखो ना, पहले ऊपर वाले पॉजिटिव साइकिल में सारी डोमेन्स कहाँ को गई थी? राइट साइड। तो नीचे वाले नेगेटिव साइकिल में सारी डोमेन्स कहाँ को जाएंगी? लेफ्ट। तो एक वक्त आएगा जब यहां पर भी सारी डोमेन्स अरेंज हो जाएंगी, तो ये वाला पॉइंट भी क्या बनेगा? ये वाला पॉइंट भी बनेगा सैचुरेशन, क्योंकि यहां पर भी सारी डोमेन्स अरेंज हो चुकी है ना, ये भी सैचुरेशन। अब आपको पता है डोमेन्स अरेंज हो चुकी हैं, सियासतदानों की तरह कुर्सी पे बैठ चुकी हैं। तो चूंकि ये सियासतदानों की तरह कुर्सी पे बैठ चुकी हैं, तो क्या अब ये इजीली जाएंगी? नहीं। तो ये क्या करेंगी? रेजिस्ट। इनके अंदर अरेंज रहने की टेंडेंसी है। तो अब जहां पर ये जीरोस पे आई थी जितने करंट से, अब उस करंट से वापस नहीं जाएगी, बल्कि अब ये कुछ इधर को जाएगी, इधर को। क्योंकि अब टेंडेंसी आ गई है ना, अब उस करंट से जीरो पर नहीं जाएगी, मतलब अब वापस यहां पर नहीं आएगी, बल्कि अब इधर को चली जाएगी, क्योंकि अब इसके अंदर रेजिस्टिविटी आ गई। और जैसे ही करंट आप चेंज करते जाएंगे तो ये ऊपर जाती जाएगी और इधर जाकर मिल जाएगी। तो आप ये देखो कि ये एक लूप बन गई। तो बेटा इस लूप का नाम है हिस्टैरिसीस लूप। दिस लूप इज नाउन एज हिस्टैरिसीस लूप। यानी जब कभी भी आप मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हो और डीमैग्नेटाइज करते हो, तो एक लूप बनती है जो कि हिस्टैरिसीस लूप होती है। और ये हिस्टैरिसीस लूप क्यों बनती है? बिकॉज यहां पर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो। ग्राफ कौन सा होता है? बी आई ग्राफ होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट का ग्राफ होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और करंट का, मैग्नेटाइजिंग करंट का ग्राफ होता है। तो ऐसे ग्राफ में जब आप किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है वो एक लूप बनाता है, और बेटा इस लूप का नाम होता है हिस्टैरिसीस लूप। बेटा सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ, फौरन ज्वाइन करो दोबारा से, 1 2 3। ओके, जल्दी से दोबारा ज्वाइन करो, नहीं तो 30